हेलो, वेलकम टू स्टडी सर्कल। अगर आप बीपीएससी टीचिंग रिक्रूटमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप एससीईआरटी के इम्पोर्टेंस को जानते हैं। तो इसी सीरीज में आज हम लोग क्लास 7th स्टैंडर्ड हिस्ट्री का चैप्टर 5 शक्ति के प्रतीक के रूप में वास्तुकला, किले एवं धार्मिक स्थल को पढ़ेंगे। तो हम लोग क्या है कि ऑलरेडी क्लास 6 में पढ़ चुके हैं कि किस तरह से तत्कालीन शासकों ने जो है अपने धार्मिक विश्वासों को व्यक्त करने के लिए बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म से जुड़े उपासना स्थलों का निर्माण करवाया था। और मध्यकाल शासकों ने भी इन्हीं विचारों से प्रेरित होकर स्थापत्य कला के कई नमूने को निर्मित करवाया था। इस काल में शासकों ने अपने धार्मिक विश्वासों के अलावा राजनीतिक शक्ति और प्रभाव को भी इमारतों के निर्माण के द्वारा व्यक्त किया। और मध्यकाल का जो है शासक वर्ग है अपनी सत्ता को वैध ठहराने, शासन को स्थायी बनाने तथा पड़ोसी राज्य से अपने राज्य को श्रेष्ठ साबित करने के आदि के उद्देश्य से जो है बड़े पैमाने पर इमारतों और धार्मिक स्थलों का जो है निर्माण करवाया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक मंदिर का चित्र है और ये महाबोधि मंदिर का चित्र है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पे तो जैसे कि हम लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं कि इस चैप्टर में हम लोग जो भी है मध्यकालीन पीरियड्स का जो स्थापत्य कला है खासकर उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ते हैं क्या कि 8वीं शताब्दी में क्या हुआ था कि 8वीं से 18वीं शताब्दियों के बीच भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग निर्माण शैलियों में राजाओं और उनके अधिकारियों द्वारा दो तरह की इमारतों का निर्माण करवाया गया। तो टाइम पीरियड क्या है इसका? 8वीं से 18वीं सदी। तो किस तरह का निर्माण था? तो पहली तरह की इमारतों में जो थे किले, महल तथा मकबरे थे, जो राजाओं एवं बादशाहों के निजी हित के लिए थे। और जो दूसरे टाइप के थे या दूसरी श्रेणी के जो इमारत थे वो क्या थे कि मंदिर, मस्जिद, हौज, कुएं, सराय, बाजार जैसी इमारतें जो धार्मिक और आम लोगों के उपयोग से जुड़ी हुई थी। तो यहाँ पे एक चित्र देख सकते हैं, ये लिंगराज मंदिर है। और लिंगराज मंदिर कहाँ है? आप लोग कमेंट करके बताइए। संरचना शैली और निर्माण सामग्री के उपयोग के आधार पर इस काल में बनने वाली इमारतों को जो है 3 भाग में बांट सकते हैं। तो संरचना शैली और निर्माण सामग्री के आधार पर हम लोग इसको कितने भागों में बांटेंगे? 3 भागों में। तो पहला भाग में क्या आता है फर्स्ट में कि इसके अंतर्गत जो है हम लोग 8वीं से 13वीं सदी के बीच बने मंदिरों को रखते हैं। तो 8वीं से 13वीं सदी का जो टाइम पीरियड था वो मंदिरों की स्थापत्य कला के हिसाब से जो है बहुत इसका श्रेष्ठ काल या सर्वोत्तम काल माना जाता है। तो पहला जो संरचना शैली और निर्माण सामग्री के आधार पर हम लोग पहला जो है स्थापत्य कला में इसमें उस 8वीं से 13वीं सदी के बीच के बने मंदिरों को रखेंगे पहले भाग में। और इसमें क्या है कि मंदिरों का निर्माण मुख्यतः नागढ़ और द्राविड़ नामक 2 शैलियों में हुआ। तो कौन सा 2 शैली था? नागढ़ और द्राविड़। नागढ़ जो था वो उत्तर भारत की शैली थी और द्रविड़ मतलब मुख्यतः जो है वो दक्षिण भारत जो वो शैली थी। वस्तुतः इस काल में स्थापत्य कला के जो है सभी रूप का विकास हुआ जिसमें मंदिर या भी बचे हुए हैं। आपने पुरी के जगन्नाथ मंदिर या खजुराहो जो है खजुराहो कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। तो खजुराहो में बने मंदिरों के विषय में हम लोग ऑलरेडी पढ़े हैं या फिर जानते हैं। ये निर्माण शैली भव्यता और मजबूती के लिए विश्व में आज भी प्रसिद्ध है। और इन मंदिरों का निर्माण किस शैली में हुआ है? नागर शैली में हुआ है। और इस शैली में मंदिर आधार से शीर्ष तक क्या होता है? आयताकार एवं शंक्वाकार संरचना में बनी होती है। तो इसका जो आधार होता है वो कैसा होता है? आधार से लेकर शीर्ष तक वो आयताकार और शंक्वाकार संरचना में बनी होती है। शीर्ष क्रम क्या होता है? पतला होता जाता है जिसे क्या कहते हैं? इस हिस्से को जो है वो शिखर कहा जाता है। और मंदिर के केंद्रीय भाग में प्रधान देवता की मूर्ति स्थापित होती है। तो ये जो प्रधान भाग है यहाँ पे क्या होता है कि देवता की मूर्ति स्थापित होती है और इसे हम लोग क्या है गर्भगृह भी कहते हैं। मंदिर के चारों तरफ क्या होता है कि अलंकृत स्तंभों पर ये टिकी होती है, यानी कि जो मंदिर है उसमें क्या है कि उसके चारों तरफ जो होते हैं कि अलंकृत स्तंभ होते हैं और इसी पे ये टिकी होती है। और ये प्रदक्षिणा पथ से भी घिरा होता है, मतलब इसके चारों तरफ जो होता है जो बाउंड्री वॉल है उसको क्या कहते हैं हम लोग? प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। और गर्भगृह से पीछे और अगल बगल जो है वो झरोखा बना होता है। उस समय मंदिर का निर्माण मुख्यतः पत्थरों को तराश कर क्रमिक रूप से एक दूसरे के साथ जोड़ते हुए बनाया जाता है। तो ये जो था हम लोग अभी पढ़े, ये नागर शैली की जो है उनकी विशेषताओं के बारे में बताया गया है। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे जो है वो कोणार्क शैली के मंदिरों के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले जो है कोणार्क शैली का जो सूर्य मंदिर है उसका देखते हैं। ये पूरा रथनुमा है। कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है वो रथनुमा बना हुआ है।
तो यहाँ पे है कि 13वीं कोणार्क का सूर्य मंदिर कब बना था? तो 13वीं शताब्दी में निर्मित वास्तुकला की महान उपलब्धियों में एक जो है वो कोणार्क का सूर्य मंदिर है। और सूर्य जो है पौराणिक कथाओं में अपने 7 घोड़े वाले रथों पर सवार होकर आकाश में चलता है। ये पौराणिक कथाओं पर आधारित है और इसी दृश्य को जो है मंदिर के रूप में अभिव्यक्त किया गया है और मंदिरों को रथ का रूप दिया गया है। मंदिर का आधार जो है वो एक विशाल चबूतरा है और इसके चारों ओर पत्थर के तराशे हुए कितने 12 पहिए लगा हुए हैं। और सूर्य के रथ का पूरा एहसास कराने के लिए चबूतरे के सामने जो सीढ़ियां है उन उसमें 7 जो है अश्वों की स्वतंत्र मूर्तियां ऐसे लगी है जैसे ये सातों घोड़े रथ को खींच रहे हैं। और इसी चबूतरे पर मंदिर के 2 भवनों जिसमें क्या है देकुल और जगमोहन का निर्माण किया गया है। तो मंदिर का क्या है 2 भवन है। क्या पहला क्या है, एक तो देकुल है या देवकुल है और जगमोहन जो है दूसरा जो है वो जगमोहन है। मंदिर के बाह्य दीवारें जो है उकेरी हुई आकृतियों से सजी हुई है और ये आकृतियां जो है वो फूल पत्तियां पशु देव दानव काल्पनिक पशुओं के रूप में बड़े आकार में उत्कीर्ण उत्कीर्ण है। आगे हम लोग एक और मंदिर के बारे में पढ़ेंगे, ये है मीनाक्षी मंदिर मदुरई। तो मीनाक्षी मंदिर कहाँ है, वो मदुरई में है। तो इसके बारे में क्या खास है कि इसी काल में जो है किस काल में 13वीं शताब्दी में ही क्या हुआ कि दक्षिण भारत में मंदिर स्थापत कला की जो शैली विकसित हुई उसको क्या कहा गया, द्राविड़ शैली कहा गया। और इसकी विशेषता क्या थी कि गर्भगृह के ऊपर कई मंजिलों का निर्माण होता था और जिसकी संख्या क्या होती थी कि 5 से 7 तक होती थी। और जो है गर्भ और इसका क्या नाम दिया गया, इसके जो ऊपर मंजिलों को विमान का नाम दिया गया। और स्तंभों पर जो है टिका एक बड़ा कमरा होता था और स्तंभों से जो है टिका हुआ एक बहुत बड़ा सा कमरा होता था और उस कमरे को क्या नाम दिया गया, उसको मंडप कहा गया। और गर्भगृह के सामने अलंकृत स्तंभों पर टिका जो एक बड़ा कक्ष होता था जिसमें धार्मिक अनुष्ठान किए जाते थे। संपूर्ण मंदिर की संरचना जो है वो ऊंची दीवारों से घिरी होती है जिसमें जो है एक प्रवेश द्वार होता था और वो बहुत भव्य और अलंकृत होता था और इसे क्या है कि गोपुरम कहा जाता था। तो गर्भगृह जो द्राविड़ शैली के मंदिर होते थे उसमें क्या होता था, जो एंट्री गेट होता था वो क्या होता था कि वो बहुत ही बड़ा होता था और बहुत ही भव्य और अलंकृत होता था और उसे क्या कहा जाता था, उसको गोपुरम कहा जाता था। तो इसका जो सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है, मतलब द्राविड़ शैली का जो सबसे सर्वश्रेष्ठ नमूना है वो क्या है, मदुरई का मीनाक्षी मंदिर है। और इस मंदिर का पूरा नाम क्या है कि मदुरई का मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर है। तो मंदिर तो सुंदर है ही, उसको सुंदरेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। एक और मंदिर है वो कहाँ है, तंजौर है, तंजौर में है और उसको क्या बोला जाता है, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर। बृहद मतलब बड़ा होता है और ये मंदिर भी जो है अपने आप में बहुत बड़ा है। और ये तंजौर का जो बृहदेश्वर मंदिर है ये भी क्या है, द्राविड़ शैली में ही निर्मित है, लेकिन सामान्यतः दिखने में वो नागर शैली की विशेषताओं से परिपूर्ण लगता है। तो तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर में एक कंफ्यूजन ये है कि वो द्राविड़ शैली में बना हुआ है, लेकिन उसको अगर सामान्यतः ऊपर से देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि वो नागर शैली में ही बना हुआ है। इसी तरह मंदिरों का जो है निर्माण एक साथ शासकों की जो है वो शक्ति, धन, वैभव और भक्ति भाव को प्रदर्शित करता है। तो इसलिए शासकों का क्या है, शक्ति मतलब ये कोई शासक कितना शक्तिशाली है, उसके पास कितना धन है, वैभव है, या फिर वो कितना जो है अपने जो है उनके आराध्य के प्रति भक्ति रखता है, ये भी यहाँ पे शो होता है या प्रदर्शित होता है। और इसी का जो है प्रमाण है कि बृहदेश्वर मंदिर से जुड़ा एक अभिलेख। तो मंदिर में क्या है कि वो जो शासक होते थे वो अपना अभिलेख भी छपाते थे, यानी कि ये काइंड ऑफ मैसेज। और इससे ये ज्ञात होता है कि मंदिर का निर्माण जो है वो राज राजदेव ने अपने देवता की उपासना हेतु किया था, जिसका नाम क्या था, राज राजेश्वरम। तो बृहदेश्वर मंदिर में एक अभिलेख भी है और उसमें उसको तो हम लोग ऑलरेडी क्या जानते हैं कि जो बृहदेश्वर मंदिर है तंजौर का, उसको जो है एक चोल शासक राजा राजदेव ने बनवाया था। और राजा राजदेव ने क्यों बनवाया था, क्योंकि उन्होंने अपने जो है देवता थे, उनका देवता का क्या नाम था, राज राजेश्वरम था, और अपने देवता की उपासना के लिए उन्होंने बनवाया था। तो शासक और भगवान के नाम में जो है समानता का उद्देश्य ये था कि जनता के समक्ष अपने आप को ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में पेश करना। तो जो राजा राज जो थे उनका जो आराध्य का नाम क्या था, राज राजेश्वरम था, और उन्होंने अपना नाम भी राजा राजदेव इसलिए रखा था ताकि दो भगवान और जो उसके है उपासक है उन दोनों का नाम क्या है, सेम सेम लगे, ताकि शासक को लोग जो है या फिर जनता जो है उनको क्या है कि ईश्वर का प्रतिनिधि समझे और उनको भी जो है पूजने लगे।
और धार्मिक अनुष्ठानों में भी देवता और राजा दोनों की जो है उपासना की जाती थी। और राजा का देवता मंदिर का प्रधान देवता होता था। तो लघु देवता उसके सहयोगियों और अधीनस्थों का इस प्रकार के मंदिर और उसमें स्थापित देवी देवता शासक और उसके सहयोगियों द्वारा शासक क्षेत्र का जो है एक छोटा रूप था। तो क्या समझे कि मंदिर का जो है प्रधान देवता तो होता ही था एक, लेकिन उसके साथ क्या है कि वो लघु देवता और उसके सहयोगी अधीनस्थों का भी जो है छोटा छोटा मंदिर होता था और उनका भी जो है पूजा किया जाता था। तो यहाँ पे एक हम लोग देख सकते हैं कि अब मेहराब का जो है यहाँ पे दिखाया गया है कि किस तरह से मेहराब का डॉट रचना यहाँ पे पहले किया गया है। डॉट मतलब एक काइंड ऑफ रफ, कि किस तरह से पहले जो है रफ बनाया गया था और उसके बाद मेहराब निर्माण की जो है टोडा तकनीक से किस तरह से मेहराब बनाना शुरू हुआ। तो मेहराब को जो है मुख्यतः मुगल कालीन या दिल्ली सल्तनत कालीन जो है स्थापित माना जाता है। आगे पढ़ेंगे हम लोग कि द्वितीय भाग, मतलब पहला पार्ट में तो मंदिरों का निर्माण था, है ना। और अब दूसरे भाग में हम लोग पढ़ेंगे कि 13वीं से 16वीं सदी के बीच जो इमारत बने थे, कौन कौन सी इमारत है। तो इस काल की इमारतों में स्थापत्य कला के जो है सभी विधाओं में वो बिल्कुल नया था। इसका निर्माण मुस्लिम शासकों द्वारा किया गया था और इस काल में जो है भारत में एक नए शासक वंश जो थे वो कौन थे, तुर्क अफगान शासक वंश की जो है उनकी स्थापना हुई थी। और एक नए शासक वर्ग की पहली आवश्यकता थी कि रहने के लिए भवन और अपने समर्थकों हेतु पूजा स्थलों का निर्माण। तो पहला पहला क्या था कि उनकी जो मुस्लिम शासक थे और उनका जो पहला रिक्वायरमेंट था या पहली आवश्यकता थी वो यही थी कि रहने के लिए उनको भवन चाहिए और अपने समर्थकों हेतु पूजा स्थल या फिर उनको जो नमाज यहाँ पे बोला जा रहा है पूजा स्थल से यहाँ पे है कि मस्जिद या फिर जहाँ पे उनका जो है प्रार्थना किया जाता था उनका निर्माण। तो पूजा स्थल उपलब्ध कराने के लिए पहले से जो मौजूद कुछ मंदिर एवं अन्य इमारतों को क्या है कि मस्जिदों में परिवर्तित कर दिया गया। और भारत में पहली बनने वाली पहली जो मुस्लिम उपासना स्थल थी वो क्या है, कुव्वतुल इस्लाम। कुव्वतुल इस्लाम का अर्थ है इस्लाम की शक्ति। तो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है जो दिल्ली स्थित कुतुब मीनार परिसर में है। तो कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क है जहाँ पे दिल्ली में कुतुब मीनार है उसके जस्ट बगल में ही है। और इस काल में मेहराब और गुंबद नामक दो नवीन स्थापित शैलियों का प्रयोग बड़े पैमाने पर शुरू हुआ। और इसी टाइम पीरियड में क्या होता है कि सबसे ज्यादा मेहराब और गुंबद जो है, मेहराब और गुंबद नामक जो दो नवीन स्थापित शैली थे उसका प्रयोग बड़े पैमाने पर शुरू हुआ। गुंबद इमारतों को भव्य बना देता था तो मेहराब उसे मजबूती प्रदान करता था। और मेहराब का दो रूप इस समय भारत में प्रचलित हुआ। इन दोनों में कुछ अंतर है जिसे आप इनके नाम के साथ दिए गए चित्र में स्पष्ट कर सकते हैं। शैली में परिवर्तन के साथ साथ निर्माण सामग्रियों में भी नई चीजें आई हैं। क्या क्या आई है कि अब जो है चूना पत्थर और सुर्खी का प्रयोग बढ़ गया था। तो निर्माण सामग्रियों में भी क्या क्या बढ़ोतरी आया था या फिर नई चीजें जो है वो यूज होने लगी थी। उसमें पहला था कि उसमें चूना पत्थर और सुर्खी का जो है वो प्रयोग बढ़ गया था। तो ये सुर्खी क्या था कि ये उच्च श्रेणी का गारा होता था जो पत्थर के टुकड़ों के मिलाने में सहायक था। और इसकी वजह से क्या है कि विशाल ढांचा का निर्माण सरल और तेज हुआ। और इससे पहले भारत में इमारतों को बनाने में शहतीर के उपयोग पर आधारित क्षैतिज शैली को अपनाया जाता था। तो इससे पहले कहा था कि भारत में जो इमारतों को बनाने के लिए किस चीज का इस्तेमाल होता था, शहतीर का इस्तेमाल होता था। और उसी के आधार पर इसको जो है पहले क्या होता था कि अब इसको क्षैतिज शैली में अपनाया जाने लगा था। अब उपयोग पर आधारित क्षैतिज शैली को अपनाया जाता था। और इसमें क्या है कि विस्तृत संरचना का निर्माण संभव नहीं था। तो क्षैतिज शैली में क्या होता था, कोई विस्तृत संरचना का निर्माण संभव नहीं था, लेकिन उसी को जो है उन लोगों ने मॉडिफाई किया और उसको क्या है कि उस मेहराब और गुंबद बनाने का जो है नए तकनीक का विकास किया। तो कुतुब मीनार इस्लामी शक्ति का प्रतीक कैसे है। तो तुर्कों की भव्य जो इमारत है वो क्या है कि कुतुब मीनार है। और इसका निर्माण दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा शुरू करवाया गया और उसने इसे सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में जो है बनवाना शुरू किया। ये 5 मंजिल की इमारत है जिसकी कुल ऊंचाई 71.4 मीटर है। और पहली मंजिल जो है वो ऐबक द्वारा बनवाया गया था और अगली 3 मंजिल जो है वो इल्तुतमिश ने 1229 में बनवाया। इस मीनार का शीर्ष जो है वो वज्रपात या बिजली गिरने के कारण टूट गया था। तो इस जो है ये इसको बनाया गया था कि 3 मंजिल जो है वो इल्तुतमिश ने बनवाया था और तीसरा मंजिल जो है 1200 और कब बनाया था, 1229 में। लेकिन इसका जो तीसरा मंजिल था उसमें क्या है बिजली गिर गया था या फिर वज्रपात हो गया था, उससे क्या है कि वो टूट गया
और फिर उसी को मॉडिफाई करके जो है उसको ठीक करके मरम्मत करके फिरोज तुगलक ने जो है 2 मंजिल और भी बढ़ा दिया और अब ये क्या है 5 मंजिला है। और इसका मुख्य आकर्षण इसके छज्जे हैं जो मीनार से जुड़े हैं और लाल और सफेद बालू पत्थर तथा संगमरमर से ही जो है इसका निर्माण हुआ है। कुतुब मीनार का निर्माण जो है इस्लामी शैली में हुआ है। मेहराब के जो है वैज्ञानिक विधि का पहली बार प्रयोग जो है वो कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार पर जो अलाई दरवाजा है वहां देखते हैं। और ये अलाई दरवाजा जो है वो कहाँ है, कुतुब मीनार परिसर में ही स्थित है। इस्लामी शैली के मेहराब के निर्माण के लिए ये इमारत भारत में प्रसिद्ध है और तुगलक कालीन स्थापत्य में गयासुद्दीन का मकबरा जो है एक नई शैली को संकेत करता है। तो तुगलक कालीन स्थापत्य में एक खास बात और क्या थी, जो गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा है वहां पे एक नई शैली विकसित हुई थी और इसकी ओर संकेत करते हैं। इसने भारतीय और इस्लामी शैलियों का सुंदर एवं संतुलित समावेश हुआ है। तो गयासुद्दीन का जो मकबरा है वो क्यों खास है, क्योंकि इसमें क्या है कि भारतीय और इस्लामी शैलियों का सुंदर एवं संतुलित समावेश हुआ है। तुगलक काल में भवनों का निर्माण जो है बड़े पैमाने पर हुआ और इस काल में इमारत जो है ऊंचे चबूतरे पर और गुंबद जो है वो संगमरमर का बनाया गया है। दिल्ली सल्तनत के कमजोर होने के साथ साथ वहां के कलाकारों का जो है अन्य क्षेत्र में भी पलायन हुआ। तो दिल्ली का सल्तनत अब जो है नेक्स्ट फेज पर है कि जैसे जैसे दिल्ली का सल्तनत कमजोर होने लगा तो वहां के जो कलाकार थे उनका जो है दूसरे क्षेत्रों में भी पलायन हुआ। वहां स्थानीय शासकों ने जिन तो दिल्ली सल्तनत के कमजोर होने के साथ साथ वहां के कलाकारों का जो है अन्य क्षेत्र में भी पलायन हुआ। वह स्थानीय शासनों जिनका उदय जो है सल्तनत काल के पतन के बाद हुआ, इन्हें संरक्षण प्रदान किया गया और इन राज्यों में स्थानीय विशेषताओं का ग्रहण कर स्थापत्य कला का जो है काफी विकास किया गया। ऐसे स्थानीय राज्य जिसने कह कला का बहुत संरक्षण दिया वे थे गुजरात, बंगाल और जौनपुर और मालवा। तो दिल्ली सल्तनत जब कमजोर हो गया तो क्या है कि बहुत सारे क्षेत्रीय जो है शासकों का उदय हुआ। तो क्या है कि जब दिल्ली सल्तनत कमजोर हुआ तो बहुत सारे जो छोटे छोटे शासक थे वो लोग क्या है वो स्वतंत्र हो गए और जो क्षेत्र ये क्या है वे क्षेत्रीय शासक के रूप में उभरे। और ये जो स्थानीय शासक थे इन्होंने क्या है जो स्थानीय कला थे उनको बहुत संरक्षण दिया और इसमें से कुछ कुछ ऐसे क्षेत्र है जिनका नाम जो है वो मुख्यतः लिया जाना चाहिए। उसमें से क्या है कि पहला तो गुजरात था, फिर बंगाल, जौनपुर और मालवा। हम लोग क्या है कि ये भी जानते हैं कि 12वीं शताब्दी में क्या हुआ था कि बिहार भी जो है वो तुर्कों के अधिकार में आ गया था और इसके बाद बिहार में भी जो है वो तुर्क अफगान शैली में इमारतों का निर्माण शुरू हुआ। और इनमें जो है आरंभिक इमारत में क्या क्या आता है, जैसे बिहार शरीफ आ गया और बिहार शरीफ जो है एक जगह है वहां पर स्थित मलिक इब्राहिम या मलिक बया का जो मकबरा है और तेलहड़ा का जो मस्जिद है, बेगू हजाम की जो मस्जिद है। तो ये सब जो है ये तुर्क अफगान शैली में बनी इमारतों का बिहार का जो है वहां पे हुआ था। अटाला मस्जिद जौनपुर का यहाँ पे एक चित्र देख सकते हैं कि ये भी जो है एक नवीन शैली में आता है। ये और इनको शर्की शासकों ने बनाया था। बिहार में है तुर्क काल की सबसे इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण इमारत बिहार शरीफ स्थित मलिक इब्राहिम या मलिक बयां का ही मकबरा है। इसका निर्माण कब हुआ था, 1353 ईस्वी में हुआ था। इस पर दिल्ली की जो है तुगलक शैली का प्रभाव है और इसकी प्रेरणा जो है वो गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे से ली गई है। लेकिन इसमें खास बात है कि इसमें जो है ढलवा दीवारें और गुंबद बनाया गया है। इसका निर्माण जो है वो ईंटों से हुआ है और मलिक इब्राहिम जो है प्रसिद्ध सूफी संत भी थे। तो इस मकबरे का निर्माण इनके लड़के जो है वो सैयद दाऊद द्वारा किया गया था। यानी कि इसमें खास खास और मोटी बात ये है कि जो मलिक इब्राहिम का जो मकबरा है उसका निर्माण 1353 ईस्वी में किया गया था और इसका निर्माण इनके लड़के जो है सैयद दाऊद द्वारा किया गया था। और ये जो है दिल्ली जो शासक थे उनके अकॉर्डिंग जो है वो तुगलक शैली में किया गया था। और ये कहाँ है, बिहार शरीफ में है। तो स्थापत्य कला के विकास के जो तृतीय भाग में अब हम लोग पढ़ेंगे। तो तृतीय भाग में क्या क्या आती है कि इसके अंतर्गत जो है वो मुगल काल में बनी इमारतों को जो है वो रखा जा सकता है। मुगलों ने क्या है, मुगल तो फेमस ही थे किसके लिए, भव्य महलों, किलों, विशाल द्वारों, मस्जिदों एवं बागों का निर्माण के लिए लोग फेमस थे और इसका उन्होंने निर्माण करवाया था। मुगल शासकों ने जो है व्यक्तिगत स्तर पर इमारतों के निर्माण में रुचि दिखाई, विशेषकर शाहजहां ने। और मुगल कला का जो है आरंभिक रूप बागों के निर्माण में दिखता है और इसकी शुरुआत जो है वो बाबर के द्वारा हुई। उसने अपनी आत्मकथा में औपचारिक रूप से बागों की योजनाओं और उनके बनने में अपनी रुचि का वर्णन किया है
और बाग जो है वो दीवार से घिरे होते थे तथा कृत्रिम नहरों द्वारा 4 भागों में विभाजित आयताकार अहाते में स्थित होते हैं। 4 समान हिस्सों में बटे होने के कारण ये 4 बाग कहलाए। यानी कि जो बाबर थे मुगल में, वो खासकर जो है वो किसके लिए बहुत फेमस थे? वो बागों उनको बाग जो है बनवाने में बहुत इंटरेस्ट था, बहुत रुचि थी और उन्होंने बहुत सारे बाग बनवाए थे। उनका बाग जो था, वो बाग जो था वो एक स्पेशल पैटर्न पे बना हुआ था। वो स्पेशल पैटर्न क्या था कि बाग जो है वो चारों तरफ दीवारों से घिरे हुए होते हैं और कृत्रिम नहरों द्वारा जो है वो 4 इक्वल पार्ट्स में जो है वो बटे हुए होते हैं। और इसी के कारण जो बाबर द्वारा जो बने हुए बाग होते थे वो इस 4 बाग कहलाते थे। कुछ सर्वाधिक सुंदर 4 बागों में आता है, जैसे कश्मीर, आगरा और दिल्ली में जो है जो बनाए हुए 4 बाग है और इनको जो है बाबर के बाद उनके जो वंशज है जहांगीर और शाहजहां ने बनवाया था। अब मुगल स्थापत्य कला का जो है व्यवस्थित एवं वास्तविक विकास लेकिन जो है किसने किया था? अकबर ने किया था। और अकबर द्वारा निर्मित इमारतों में इस्लामिक, हिंदू, बौद्ध, जैन तथा स्थानीय शैलियों का समावेश हुआ है और उसने आगरा और फतेहपुर सीकरी में किलों और महलों का जो है वो निर्माण करवाया। तो यहाँ पे एक और चित्र है, इसमें देख सकते हैं कि हुमायूं के मकबरे में स्थित चार बाग का जो है चार बाग का जो निर्माण किया गया उसका यहाँ पे चित्र दिया गया है। तो अकबर के काल में क्या हुआ था कि अकबर तो के बारे में हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि अकबर क्या था कि वो सभी धर्मों में विश्वास रखते थे और उसी में उन्होंने क्या था कि उनके जो निर्मित इमारत थे उसमें भी क्या है उनका इस्लामिक के साथ साथ हिंदू, बौद्ध, जैन, स्थानीय शैली ये सब का भी जो है छाया या फिर समावेश देखने को मिलता है। उसने आगरा और फतेहपुर सीकरी में किले और महलों का निर्माण करवाया और यहाँ की जो सबसे महत्वपूर्ण इमारत है वो क्या है? जो बुलंद दरवाजा है वो जो है फतेहपुर सीकरी का सबसे महत्वपूर्ण इमारत है। और बुलंद दरवाजा की खासियत क्या है कि ये अर्ध गुंबद शैली में बना हुआ है। मतलब ये क्या है, पूरा गुंबद नहीं है, आधा कटा हुआ जो गुंबद है ना, एक पूरा है ये, लेकिन वो क्या है कि आधा कटा हुआ गुंबद है। और इन इमारतों का निर्माण जो है किससे किया गया है? लाल बलुआ पत्थर से किया गया है। तो ये बहुत बार पूछा जाता है कि फतेहपुर सीकरी की जो इमारत है वो किससे बना हुआ है, तो ये इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। ये है लाल बलुआ पत्थर से जो इसका निर्माण किया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये बुलंद दरवाजा का चित्र है और ये गुंबद जो है यहाँ पे ये भी देख सकते हैं किस तरह से आधा कटा हुआ गुंबद है। तो साम्राज्य के विस्तार के साथ साथ क्या है कि उसके संसाधन बढ़े। किसके? यहाँ पे अकबर के बारे में बात की अकबर के जो है संसाधन बढ़ा और स्थापत्य कला का विकास भी हुआ। जहांगीर के शासनकाल के अंत में जो है पूरी तरह से संगमरमर की इमारतें बनने लगी थी और इनकी दीवारों पर कीमती पत्थरों की जो है वो नक्काशी की गई थी। हुमायूं और एतमादुद्दौला का मकबरा जो है इसका एक अच्छा उदाहरण है और इन दोनों मुगलकालीन इमारतों में एक नई शैली का जो है वो सूत्रपात हुआ। जैसे हुमायूं का मकबरा में जो है गुंबद पूर्णतः संगमरमर का बना हुआ है और इसमें ऊंचा मेहराब युक्त प्रवेश द्वार का प्रयोग जो है वो पहली बार हुआ। एतमादुद्दौला के मकबरा में पहली बार क्या हुआ था, ये भी एक खास बात है कि एतमादुद्दौला के मकबरे में पहली बार पितरा दुरा अथवा रंगीन पत्थरों से जो है पच्चीकारी का प्रयोग किया गया। तो पितरा दुरा के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो ये जानेंगे कि जहांगीर का जो एक चित्रकारी का जो एक जहांगीर के द्वारा जो प्रतिपादित एक चित्रकारी है उसके पीरियड्स का वो पितरा दुरा ही है। और उसमें क्या होता था कि रंगीन पत्थरों से जो है पच्चीकारी की जाती थी दीवारों पे, इसको ही पितरा दुरा कहा गया है। और आगे चलकर इसी पितरा दुरा पद्धति का जो है इस्तेमाल ताजमहल में भी दिखाई पड़ता है। तो एतमादुद्दौला जो है नूरजहां के पिताजी थे और जिसका प्रभाव जहांगीर के काल में नूरजहां के कारण बहुत अधिक रहा। तो एतमादुल्ला जो है वो नूरजहां का पिता था और जिसका प्रभाव जहांगीर के काल में नूरजहां के कारण बहुत अधिक रहा और नूरजहां के प्रयासों से ही ये क्या है कि ये मकबरा बना था, एतमादुद्दौला का मकबरा। तो यहाँ पे एक और चित्र है जिसमें आप देख सकते हैं कि ये आगरा का किला का जो है चित्र दिखाया गया है जो लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। वहीं हुमायूं का मकबरा का यहाँ नीचे चित्र है, ये क्या है कि ये लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर दोनों को मिलाकर बनाया हुआ है। हुमायूं का मकबरा के बारे में क्या बढ़े कि यहाँ पे पूरे जो गुंबद है ये पहली बार जो है कि किसी पूरे गुंबद को पूरी तरीके से संगमरमर से बनाया गया है। तो शाहजहां के शासन काल में मुगल कालीन भव्य इमारतों को बनाया गया और ये काल जो है अपेक्षाकृत शांत और शासन के स्तर पर जो है काफी समृद्ध है। तो शाहजहां का शासन काल को क्या है बहुत अपेक्षाकृत दूसरे शासकों के अपेक्षाकृत क्या है इसको शांत और शासन के स्तर पर काफी समृद्ध काल माना जाता है।
यद्यपि जनता इस काल में क्या है कि ज़्यादा परेशान रही, क्योंकि सबसे अधिक अकाल जो है इसी काल में पड़ा है। और इस समय बनने वाली भव्य इमारतों के पीछे एक तर्क ये भी दिया जाता है कि जनता को कठिनाइयों से निकालने के उद्देश्य से शाहजहां जो है व्यापक स्तर पर इमारतों का निर्माण करवा रहा था, ताकि लोगों को लगातार काम मिल सके। और इस काल में बनने वाली इमारतों में जो है संगमरमर का इस अरे इस समय बनने वाली भव्य इमारतों के पीछे एक तर्क ये भी दिया जाता है कि जनता को कठिनाइयों से निकालने के उद्देश्य से जो है शाहजहां व्यापक स्तर पर इमारतों का निर्माण करवा रहा था, ताकि लोगों को लगातार काम मिल सके। और इस काल में बनने वाली इमारतों में जो है संगमरमर का इस्तेमाल बड़े पैमानों पर किया गया, यानी कि शाहजहां के जो है टाइम पीरियड में, उसके शासनकाल में संगमरमर का इस्तेमाल जो है वो बड़े पैमाने पर किया गया। साथ ही क्या होता है कि स्तंभों तथा दीवारों पर रत्न जड़ित नक्काशी, जिसे क्या गया है पित्रादुरा का भी जो है प्रयोग खूब किया गया। और पित्रादुरा जो है वो जहांगीर के टाइम पीरियड की जो है वो स्पेशलिटी है। इन दोनों के इस्तेमाल से क्या हुआ कि निर्मित ताजमहल जो है वो स्थापत्य कला का एक अभूतपूर्व उदाहरण के रूप में उभरा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये ताजमहल है, और ये इस चित्र में भी जो है वो बेहद ही खूबसूरत लग रहा है। और इसकी जो है प्रमुख विशेषता क्या है इस ताजमहल की, उसका विशाल गुंबद। और मुख्य और दूसरा विशेषता क्या है कि मुख्य भवन के चबूतरे के किनारे पर खड़ी जो 4 मीनारें हैं, वो भी जो है उसके जो खूबसूरती में 4 चांद लगा देता है। और संगमरमर के सुंदर झरोखे जड़े हुए कीमती पत्थरों तथा छतरियों से जो है इसकी सुंदरता बहुत बढ़ जाती है। इसके अलावा इसके चारों तरफ लगाए गए सुसज्जित बाग से ये और भी क्या है प्रभावशाली लगता है। इस काल में क्या होता है कि तो यहाँ पे पित्रादुरा के बारे में बताया गया है कि पित्रादुरा क्या है कि उत्कीर्ण संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर पर रंगीन ठोस पत्थरों को जो दबाकर बनाया गया सुंदर तथा अलंकृत नमूने होते हैं, उसे क्या हम लोग पित्रादुरा कहते हैं। इस काल में क्या होता है कि आगरा तथा दिल्ली में जो है भव्य मस्जिदों का भी निर्माण करवाया गया था। और शाहजहां ने जो है दिल्ली में शाहजहांबाद नामक नवीन नगर की भी स्थापना की थी। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1638 ईस्वी में करवाई थी, जहाँ प्रशासनिक भवन के रूप में लाल किला का निर्माण करवाया गया। और ये किला जो है वो लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया था, जो अपने निर्माण काल से शक्ति और सत्ता का केंद्र बना हुआ था। तो शाहजहां के काल में निर्माण कार्य जो है वो अनवरत रूप से चलते रहे, और विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में उसने सबसे अधिक ध्यान जो है वो सार्वजनिक और निजी सभा कक्षों, जिसे क्या है दीवाने आम और दीवाने खास कहा जाता है, और उसके निर्माण पर उसने ध्यान दिया था। तो निर्माण में इस बात पर ध्यान दिया गया कि बादशाह के जो बैठने का आसन है वो ऊंचा होना चाहिए, ताकि सभी का जो ध्यान है बादशाह की तरफ हो। और उसके सिंहासन के पीछे उसने पित्रादुरा का जो काम किया है उसमें जो है चित्रकारी भी शामिल है। और ये उसकी शक्ति, प्रियता और ईश्वर के प्रतिनिधि इत्यादि का आभास कराने के उद्देश्य से था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है दिल्ली स्थित लाल किले का चित्र है, और ये लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है। वहीं जो है यहाँ पे एक और है मनेर स्थित शाह दौलत का मकबरा। अब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे आगे। तो क्या है किसी शासक जो है खासकर शाहजहां ने जो सिंहासन बनाया उसके पीछे उसका क्या उद्देश्य था कि उसकी शक्ति, न्याय, प्रियता और पृथ्वी पर ईश्वर की प्रतिनिधि इत्यादि का आभास कराने के उद्देश्य से उन्होंने जो सिंहासन बनाया वो बहुत ही ऊंचा बनाया। औरंगजेब के शासन काल में स्थापत्य कला का विकास जो है वो शिथिल पड़ गया। वस्तुतः उसका शासन अपने पूर्ववर्ती की अपेक्षा जो है वो काफी अशांत भी था। उसे निरंतर क्या है कि आंतरिक विद्रोह का सामना करना पड़ा। साथ ही साम्राज्य को नुकसान पहुंचाने वाले कई कारक भी उस काल में उभर कर सामने आए, जिसके बारे में कि हम लोग ऑलरेडी चैप्टर 4 में पढ़ चुके हैं कि क्या क्या हुआ था। तो औरंगजेब ने क्या था कि लाल किला के अंदर ही एक मोती मस्जिद बनवाई थी, और अपनी पत्नी जो है राबिया उद रानी उनके याद में जो है औरंगाबाद में बीबी का मकबरा बनाया था। तो औरंगाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में है, और वहां पे उन्होंने बीबी का मकबरा बनाया है। लेकिन ये इमारत जो है मुगल काल के उस भव्यता को प्रदर्शित नहीं करते हैं जो उसकी विशेषता है। मतलब ये जो है इमारत जो है बहुत ही साधारण है, और मुगल काल की जो इमारत है वो अपनी भव्यता के लिए फेमस है। तो उसका जो है पैरामीटर को ये नहीं छू पाता है। इसीलिए मतलब इसको कभी बीबी का मकबरा को जो है वो ताजमहल का फूहड़ नमूना भी कहा जाता है। मुगल शैली का बिहार में जो है सबसे सुंदर उदाहरण 1617 में निर्मित शाह दौलत का मनेर स्थित मकबरा है। तो मुगल शैली का जो है बिहार में क्या खासियत है
तो 1617 में जो है शाह दौलत जो थे मनेर में एक सूफी संत थे, तो उन्हीं का मकबरा जहांगीर के समय में बनवाया गया था। तो जहांगीर के समय में बिहार के प्रांतपति कौन थे? इब्राहिम खां काकर थे और उन्होंने ही एक मकबरा बनवाया था। इसका निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ है और इसमें अकबर कालीन मुगल शैली की सभी विशेषताएं दिखाई पड़ती है। मुगल वास्तुकला की जो शैली और परंपरा 18वीं से 19वीं सदी शताब्दी में नवोदित राज्यों के संरक्षण में जारी रहा, इसका एक अच्छा उदाहरण अवध के नवाबों द्वारा जो है लखनऊ में निर्मित इमारतें भी है। तो मुगल शैली से जो बच के फिर क्या कि 18वीं तथा 19वीं शताब्दी में जो नवोदित राज्य थे उनके संरक्षण में जो एक अलग तरह की स्थापत्य कला का विकास हुआ और उसका एक अच्छा उदाहरण है जो नवाबों के द्वारा लखनऊ में इमारतें निर्मित की गई, ये उनके उदाहरण हैं। तो सासाराम स्थित शेरशाह के मकबरा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि बिहार के सासाराम में 3 मकबरों का निर्माण 16वीं शताब्दी में हुआ था और 16वीं शताब्दी में शेरशाह और उसके पुत्रों द्वारा करवाया गया था। इसमें शेरशाह का मकबरा था जो अफगान शैली में निर्मित है और स्थापत्य कला में जो अपना विशिष्ट स्थान रखता है। तो शेरशाह का जो मकबरा है वो इसमें अफगान शैली में बना था और स्थापत्य कला में जो है इसकी अपनी अलग स्पेशलिटी है। अफगान शैली का जो है संपूर्ण भारत में सबसे अच्छा उदाहरण ये किसको शेरशाह का जो सासाराम स्थित मकबरा है इसी को माना जा सकता है। और ये इमारत कब बना था? 1545 ईस्वी में जो है वो बनकर तैयार हुआ और झील के मध्य जो है वो स्थित अष्टकोणीय आकार का ये मकबरा चौकोर चबूतरों पर बना है। तो चारों तरफ इसका झील है, मतलब पानी ही पानी है और पानी के बीच में जो है ये मकबरा जो है अष्टकोणीय आकार का, मतलब जो है अष्टकोणीय आकार का पहला जो अगर स्थापत्य के बारे में पूछे तो ये यही आता है कि ये अष्टकोणीय आकार का ये मकबरा है और ये चौकोर चबूतरे पर बना है जिसके चारों ओर जो है सीढ़ियां हैं और इसकी छत जो है वो भव्य गुंबद है और इसका छत जो है पूरा का पूरा छत गुंबद नुमा है जो अपने संतुलित रूप और अपने सादगी के लिए जाना जाता है। शेरशाह ने जो है अपना मकबरा स्वयं अपने जीवन काल में ही निर्मित करवाया था और ये इमारत जो है तुर्क अफगान स्थापत्य और मुगल स्थापत्य कला जिसके विषय में जो है हम लोग ऑलरेडी इस चैप्टर में पढ़े हैं, इसके बीच का जो है एक संपर्क बिंदु है। और इसमें क्या होता है कि मुगलों द्वारा निर्मित भव्य इमारतों के लिए जो एक मजबूत रूपरेखा पेश की गई थी और इस मकबरे की संपूर्ण विशेषता जो है मुगलों ने अपनी इमारतों में अपनाकर उसे विकसित किया। शेरशाह का मकबरा बिहार को स्थापत्य कला के क्षेत्र में भारत में एक विशिष्ट पहचान भी दिलाता है। तो इस चैप्टर के जो भी एमसीक्यूज है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं कि मध्यकाल के मंदिर निर्माण की कितनी शैलियां मौजूद थी। तो हम लोग क्या पढ़े? 2। पहला क्या था? नागर और दूसरा क्या था? द्रव्य। आगे क्या है कि बिहार में नागर शैली में बने मंदिरों का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? तो इसका आंसर क्या होगा? जो बिहार का महाबोधि मंदिर है। और दूसरा क्या है कि मुसलमानों द्वारा बिहार में बनाई गई सबसे महत्वपूर्ण मंदिर महत्वपूर्ण इमारत कौन सा है? तो मलिक बया का जो मकबरा है वो सबसे महत्वपूर्ण इमारत है। और मुगल कालीन स्थापत्य कला अपने चरम पर कब पहुंचा? जब ये शाहजहां के काल में था। वेरी इजी क्वेश्चन। और शाहजहां ने लाल किला का निर्माण जो है दिल्ली में किस वर्ष करवाया था? तो ये जो टाइम पीरियड 1638 ईस्वी में जो है उन्होंने करवाया था। तो ये जो है ये इस चैप्टर का एमसीक्यू यहीं पे समाप्त हो रहा है और ये चैप्टर भी यहीं पे एंड हो रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।